गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। नमस्ते बच्चों। आज वापस मैं आप सबके सामने आ गई एक और नया चैप्टर लेके, जिसका नाम है जीवन नहीं मरा करता है। बच्चों, ये कहावत है और कहावत हमेशा कई किस्से के बाद बनती है। कई किस्से ऐसे एक सरीखे लोगों के सामने आते हैं, बाद में कहावत बनती है। जीवन नहीं मरा करता, ऐसी ही एक कहावत का लेसन हम लोग ने कल पढ़ा, बरोबर है? तो आगे चलते हैं हम लोग। आज का लेसन है पोयम। तो पोयम के बारे में मैं कुछ बताऊं, आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसा नाम है, जीवन नहीं मरा करता है। ज्यादातर हम लोग सुनते आए हैं कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती ही है। तो यहाँ कवि ने ऐसा क्यों कहा है, तो हम ये पोयम में हर चीज का बारीकी से पढ़ेंगे, तो आप सबको ये पोयम का टाइटल जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं। ये जीवन नहीं मरा करता, वो कविता लिखने वाले कवि है गोपाल दास सक्सेना, जिनका तखल्लुक है नीरज। उनको हम लोग नीरज के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं। ये गोपाल दास जी हैं। इन्होंने फिल्म जगत में और बहुत सारे गाने फिल्म जगत में भी दिए हैं और बहुत सारी रचनाएं लिखी भी है। वह कवि सम्मेलन में भी भाग लेते थे और अपने कविता का गान करते थे। बहुत अच्छे कवि गीतकार भी थे और उन्होंने पद्म भूषण का अवार्ड भी पाया है। तो जीवन नहीं मरा करता, गोपाल दास नीरज की पंक्तियों पे हम आगे बढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं ऐसा मानती हूं कि कवि के बारे में और कुछ जानना चाहिए, तो मैं आपको और कुछ बताती हूं। देखो, ये आप लोगों के स्क्रीन पे है, जो आपकी बुक्स में भी है। जिन्हें स्क्रीन पे बराबर नहीं दिखता वो बुक में देख लेना। इनका जन्म 4 जनवरी 1924 को पुरावली गांव, जो इटावा शहर में आया हुआ है, और इटावा आया है उत्तर प्रदेश में, वहां पे हुआ था। बच्चों, ये बुक्स जब छपी तभी वो जिंदा थे और अभी उनकी हाल ही में मृत्यु हुई है 2018 में। तो अभी वो नहीं रहे, इसलिए यहाँ पे उनका मृत्यु डेट नहीं लिखा है। मैं आगे आपको बताती हूँ। उनकी रचनाएं, यानी उन्होंने क्या 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 बहुत कुछ लिखा है। फिल्मी गाने भी इतने अच्छे अच्छे लिखे हैं जिसको अवार्ड मिला है। जो आप लोग तो शायद बड़े छोटे बच्चे हो, ये हमारे जमाने की बात है। जो बड़े बहन आपके मम्मी पापा घर में हैं, वो जमाने में जो पिक्चर आया करते थे जब हम बच्चे थे, वहां पे उनके गीत बहुत ही फेमस हुए थे। आजकल भी फेमस है, लेकिन शायद आप अनजान होंगे उस गीतों से। आगे बढ़ते हैं। तो उनकी रचनाएं हैं बादर बरस गयो, नीरज रचनावली, नीरज की गीत कथाएं, दर्द दिया है, आदि आदि बहुत सारी है। अभी उनके बारे में थोड़े में परिचय यहाँ पे हमारी बुक में दिया है, तो थोड़े से ज्यादा मैं आपको दूंगी। पद्म भूषण गोपाल दास सक्सेना, जिन्हें हम नीरज के नाम से जानते हैं, उनके कवि सम्मेलनों में के मंचों पर काव्यवाचक एवं विख्यात गीतकार है। मैंने आपको बताया कि वो कवि सम्मेलन में काव्य का पठन करते थे, वाचन करते थे। बच्चों, काव्य को गाना और काव्य का पठन करना दोनों अलग बात है और दोनों एक कला है। हमें काव्य का पठन इस तरह से करना चाहिए कि सामने वाले को वो कविता भी लगे और उसका अर्थ भी आसानी से, जैसे हम शब्दों में बात करते हैं, वाक्यों में बात करते हैं, इस तरह से समझ में आ जाए। तो वैसा पठन भी करते थे, वाचन भी करते थे और वो गीत भी गाते थे। प्रस्तुत कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्या और उनकी शाश्वतता की ओर संकेत किया है। अभी ये थोड़ा बहुत हुआ हमारे कविता के बारे में, उसके ऊपर मैं बाद में जाती हूँ। पहले
नीरज जी के बारे में और कुछ जानकारी ले लें। गोपाल दास नीरज जी का जन्म हुआ था 4 जनवरी 1925 को और 19 जुलाई 2018 को उनका मृत्यु हुआ। वो हिंदी साहित्यकार थे, शिक्षक थे एवं कवि सम्मेलनों के मंचों पर काव्यवाचक एवं फिल्मों के गीत लेखक थे। यही नहीं, फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ गीत लेखन के लिए उन्हें लगातार 3 बार, देखो बच्चों, बिना रुके लगातार हैट्रिक जिसे आप लोग बोलते हो ना, एक साथ ऊपर ऊपर फटाफट चौके मार दे अगर सचिन, तो आप लोग बोलते हो ना हैट्रिक हो गया, वैसा इन्होंने हैट्रिक किया था। लगातार 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला है, उन्हें फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला है। वे पहले एक व्यक्ति थे, यानी उन्हें इतना बड़ा आदमी होने का कोई भी अभिमान नहीं था। वो एक साधारण व्यक्ति की तरह ही रहते थे, जिन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भारत सरकार ने 2 बार सम्मानित किया है। देखो, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है बच्चों, बहुत। इतने सारे साल आप मेहनत करो, उसके बाद आपको कभी अवार्ड मिलता है, और ये अवार्ड उन्हें 2 बार मिला था भारत सरकार के हाथों। पहले पद्मश्री मिला था और उसके बाद पद्म भूषण मिला था। तो इतने महान कलाकार, इतने महान कवि के बारे में आज हमें उनकी एक छोटी रचना सीखने को मिल रही है। और आपकी आयु तो बहुत ही बढ़ती हुई छोटी आयु है, आप इतनी सी आयु में उनको जानने के लिए मौका मिला है, वे बहुत बड़ी बात है। तो चलो हम जानते हैं कि ये कविता में उन्होंने क्या कहा है। मैंने आपको समझाने के लिए अधूरा छोड़ा था कि प्रस्तुत कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याओं, देखो बच्चों, जिंदगी है, हमें हर मोड़ पे छोटी मोटी समस्याएं आती रहती है, और उसको हल करते, उसका सामना करते हम आगे बढ़ते रहते हैं। वही एक हमारी परीक्षा है और वही जीवन है, बरोबर है। तो आप लोगों को ये बात बरोबर ध्यान में रखनी है कि पूरी पोयम में, पूरी कविता में उन्होंने एक ही बात स्पष्ट करने को बोला है, और वह है कि समस्याओं का सामना करो और समस्या से डरो नहीं। समस्या कायमी नहीं होती है, वो आती है, टल जाती है। एक समस्या सामने आई तो हमें वो समय ऐसा लगता है कि चलो भाई यहाँ पर पूरा खत्म हो गया, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मैंने जो सपने देखे थे वो पूरे खत्म हो गए। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं होता है। ये ऊपर वाले का नियम है कि जहां एक रास्ता बंद होता है वहां अपने आप दूसरा रास्ता खुल जाता है। तो हमेशा जहां मृत्यु होती है तो दूसरी जन्म भी लेती है आत्मा। तो जीवन कभी मरा नहीं करता है, इसी की ये शाश्वतता की ओर उन्होंने संकेत किया है। तो चलो बच्चों, पहले मैं पूरी कविता का पठन करूंगी और बाद में आप लोगों को एक एक काव्य स्टेंजा, जो पंक्तियां हैं, उसका मतलब समझाऊंगी। तो पूरी कविता के लिए आपको अपनी पुस्तक में देखना पड़ेगा, तो आपका ध्यान पुस्तक में रहना चाहिए। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या, समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है, आंगन नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी,
जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह धूप की धोती, पहले सुबह धूप की धोती, वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है, बचपन नहीं मरा करता है। कितनी बार गगरिया फूटी सिकन पर आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियां डूबी चहल पहल वो ही है तट पर, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लो की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है, उपवन नहीं मरा करता है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की, खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है, दर्पण नहीं मरा करता है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। बच्चों, मैंने कोशिश की है आप सबको अच्छे से अच्छा राग देने की, और ये राग में ही आपको कविता का पठन करना है, कविता को बाय हार्ट करना है, हाँ, याद करना है। चलो, तो आज हम उसके एक एक पंक्ति के बारे में आगे सीखेंगे। देखो, पहला स्टेंजा आपके सामने आ गया। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। बच्चों, ये कविता में कवि ने ये बताया है कि जीवन में एक बार कोई भी कार्य में अगर हम लोग असफल हो गए तो ये नहीं समझना चाहिए कि कभी भी नहीं ऐसा होता है कि हमारा जीवन समाप्त हो गया, हमारा जीवन समाप्त हो गया। नहीं बच्चों, ये समस्या है, आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन हमारा जीवन समाप्त नहीं होता है। आजकल की युवा पीढ़ी के लिए तो ये बहुत ही समझने वाली कविता है, जो हर छोटी छोटी बात में ना निराश हो जाते हैं, उनकी आशा ना मर जाती है और गलत रास्ता, सुसाइड जैसा रास्ता अपना लेते हैं। ये जिंदगी ऊपर वाले की देन है, ऊपर वाले को ही लेने दो, अपने आप मौत आने दो। आप लोगों को मौत को सामने से गले लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये नव युवानों को ये कवि ने कहा है। जब भी कोई समस्या आती है हम इतने निराश हो जाते हैं। और बच्चों, आप लोगों के सामने समस्या तो क्या होती, ज्यादा से ज्यादा आपने जो सपने देखे, आपने कुछ बनने के, कुछ करने के जो सपने देखे, वो सपने अगर टूट जाते हैं तो आप क्या करते, छिप छिप कर एक बाजू रो लेते हो, बरोबर है। तो कवि ने क्या कहा है कि जो रोते हो, आपके आंसू निकलते हैं, वो मोतियों से भी कीमती है। तो ऐसे मोतियों को व्यर्थ लुटाने मत दो। व्यर्थ यानी, मैंने कल भी बताया था आपको, व्यर्थ यानी जिसका कोई मतलब नहीं होता है, जिसका कोई काम नहीं होता है, ऐसी बेकार बात। तो ऐसे बेकार में आपके जो आंसू मोतियों जैसे कीमती है, उसे मत बहाओ। क्योंकि कुछ सपने अगर हमारे मर गए तो उसका मतलब ये नहीं है कि जीवन हमारा मर गया। जीवन में और कहीं सपने देखने का मौका मिलेगा, सपने को साकार करने का मौका मिलेगा। और ऊपर वाला इतना भी निर्दयी नहीं है कि हमारे सारे सपने हमें पूरे ना होने दे। वो हमारे कहीं ना कहीं अलग रास्ता देता ही है, जिससे हम लोग आगे बढ़ सके। समझ में आया पहला स्टेंजा? आगे बढ़ती हूँ।
माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। बच्चों ये स्टेंजा बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा मतलब निकालने वाला है, वो आपको समझना है। सबसे बड़ी बात तो माला बिखर गई, यानी माला टूट गई। ये माला किसकी थी? हमारे सपनों की थी। हमारे सपने अगर टूट भी गए, बिखर भी गए, तो क्या हुआ? खुद ही हल हो गई समस्या। हल कैसे समस्या हो गई? क्योंकि सपने ही टूटे हैं, लेकिन हमारे मन में जो हौसला बना है, आशा रूपी किरण है हमारे मन में, वो अभी टूटा नहीं है। हमें निराशा ने पकड़ लिया है क्योंकि हमारे सपने टूट गए, लेकिन हमारा हौसला जो अभी भी कायम है वो कभी नहीं टूटा। तो हमारी समस्या तू अपने आप हल हो गई कि चलो भाई ये सपना पूरा होने मेरे बस की बात नहीं थी, टूट गया तो ना सही है, मेरे बस में और कोई नया सपना पूरा करने का है, मैं और कोई नई राह पे जाऊंगा। तो अपने आप समस्या हल हो जाती है। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। नीलाम होना यानी बिक जाना। बिक जाना, आप लोग ने कई पिक्चरों में देखा होगा कि फलाना फलाना कर्जा आपने नहीं अदा कर पाया, इसलिए आपके घर को नीलामी पे रख दिया है। देखते हो कि नहीं? हंसी आती है मिसबा को, लेकिन मिसबा ये बात सही है। जब पिक्चर देखते हो ना, तभी आप लोग ना छोटी छोटी बातों को गौर नहीं करते, लेकिन ये बातों को, ये शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। नीलाम होना यानी बिक जाना। तो अगर हमारे आंसू बिक गए, यानी कि समझो हमारे सपने टूट गए, चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी समस्या अपने आप पूरी हो गई। क्योंकि हमारे मन में जो दर्द होता है, अगर हमने भर के रखा, आंसू नहीं बहा है, तो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं हमारा हौसला भी डगमगा देता है। लेकिन आंसू रूप से वो समस्या जो हमारी निराशा भर गई है, वो निराशा अगर आंसू के रूप से निकल भी जाता है तो अच्छी बात है ना, हमारी समस्या वही पूरी हो गई। समझ में आई बात? तो ये बहुत अलग सोच कवि ने आप लोगों के सामने रख दी है, जो कवि की पंक्तियां पढ़ने से आप लोगों को नहीं समझेगा। लेकिन आज अर्थ समझने के बाद हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि लिखा हुआ कुछ होता है, लेकिन उसका मतलब कुछ और निकलता है। ऐसे भी बहुत सारी कविताएं होती है। समझे? तो ये सेंस आपको समझ में आ गया कि जाने दो, माला अगर बिखर गई, सपने टूट भी गए, तो कोई वांदा नहीं, हमारी समस्या अपने आप हल हो गई, दूसरा रास्ता आ जाएगा सामने। एक सपना टूट गया तो कोई वांदा नहीं, दूसरे सपने को साकार करने की कोशिश करो। लेकिन निराशा को, हमारी कायम निराशा बनने को रोको, हमारे हौसले को टूटने से रोको। समझ में आई बात? हौसला कभी टूटना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जब भी कभी हमारी निराशा बढ़ जाती है, सपने टूट जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, ये लोगों को कवि बोल रहे हैं कि जो रूठे दिवस मनाते हैं, रूठ जाते हैं, एक दिन पूरा पूरा दिन हम लोग रूठ के बैठते हैं। कभी कभी तो आप बच्चे ऐसी आशा में रूठ के बैठते हो कि हमने जो जीत की ना वो पूरी मम्मी करेंगे, अगर हम रूठ के बैठ जाएंगे, जा मम्मी हम नहीं खाना खाएंगे, हम नहीं खाना खाएंगे। और मम्मी के पास सबसे बड़ा हथियार वही है, अगर बच्चा खाना नहीं खाता तो मम्मी को बहुत तकलीफ हो जाती है। आपकी जिद मानने पे भी वो तैयार हो जाती है और बोलती चल चल बेटा मैं आपको दिला दूंगी, तुझे वो चीज चाहिए ना, अगले महीने जरूर दिला दूंगी, लेकिन अभी तो खाना खा ले। ऐसे मम्मी आप लोगों को मना लेती है, बरोबर है? तो आप लोग जीत मनवाने के लिए रूठ जाते हो। अपने सपने अगर टूट गए तो भी लोग रूठ जाते हैं। और क्या बोलते हैं? फटी कमीज सिलाने वालों, अगर हमारी कमीज फट गई तो हम क्या करते? सिला लेते, फेंक थोड़ी देते। समझो आप नई कमीज लेके आए, खेलते थे और खेलते खेलते किसी बच्चे ने पकड़ा आपको और आप दौड़ने गए, समझो कमीज थोड़ी सी फट गई, कहीं पॉकेट से फट गई या कॉलर से फट गई, कहीं से भी फट गई, तो आप नई कमीज है फेंक दोगे क्या? फेंक दोगे? नहीं फेंक दोगे ना। तो हम लोग क्या करते हैं? सिला के पहनते। वैसे ही हमारा सपना अगर टूट भी गया तो पहली कोशिश हमारी यह होनी चाहिए कि
कोई भी जुड़ाव करके उसको पूरा करने की हम कोशिश करेंगे और नया रास्ता अपनाएंगे, लेकिन समझो वो नहीं जुड़ रहा है तो ठीक है ना, वो सपने बाजू में रख के हम नया सपना पालेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये उदाहरण से कवि आप लोगों को, जो लोग निराशावादी हो जाते हैं उनको बताते हैं, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। देखो बच्चों, हम लोग आंगन में दिए जलाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कोई दिए में तेल कम हो जाता है या हवा के कारण या कोई मस्ती में बुझा देता है। हमने बहुत सारे दिए बुझाए हैं, तो उससे रोशनी कम होती है क्या? एक या दो दिए अगर बुझ गए तो हमने दिए जो जलाए, बहुत सारे दिए जलाए, तो हमारी रोशनी कम होती नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे सामने आगे बहुत सारा बड़ा जीवन पड़ा हुआ है, जो अगर एक दो सपने टूट गए तो ये नहीं समझना चाहिए कि हमारा जीवन समाप्त हो गया है, इसके आगे हमारे जीने के लिए कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दूसरी राह पकड़ो, दूसरा सपना देखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोती, जैसे रात उतार चांदनी, पहले सुबह धूप की धोती। देखो बच्चों, यहाँ पर कोई भी आने वाला, कोई भी जो जन्म लेता है वो कुछ भी नहीं खोता, क्योंकि हम जन्म लेते हैं तभी क्या साथ में कुछ लेके आते हैं क्या? नहीं लेके आते, हम कुछ भी नहीं लेके आते, खाली हाथ आते हैं, और जाते भी हम लोग क्या करते हैं? खाली हाथ ही जाते हैं। समझो हमने जीवन में आने के बाद बहुत कुछ कमाया, समझो शौहरत कमाई, पैसा कमाया, काम हम लोग ने बहुत बड़ा कर दिया, लेकिन वो कुछ भी हमारे साथ नहीं आता। जब ऊपर वाले का बुलावा आता है हम जाते हैं, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाते, तो हमने कुछ खोया क्या? नहीं। तो खोता कुछ भी नहीं, यहाँ पर आने वाला कुछ भी खोता नहीं है, केवल जिल्द बदलती पोती। जिल्द यानी कवर। आप लोग बुक को कवर लगाते हो कि नहीं? कवर लगाते हो ना। हमारी ये जो शरीर में आत्मा है वो हमारी समझो पुस्तक है, तो उसके ऊपर हम लोग ने ये शरीर का, ऊपर वाले ने हमें कवर दिया है, ये शरीर रूपी हमें कवर दिया है। समझ में आया? तो जब भी हमारी मौत होती है तो आत्मा एक कवर को छोड़ के दूसरे कवर पे जाती है, यानी आत्मा को दूसरा कवर लग जाता है। आत्मा कभी मरती नहीं है, समझे? समझ में आया? मुंडी तो हिला सकते हो बच्चों। हाँ, समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। तो ये हमारी शरीर रूपी जो कवर है वो जिंद को पोथी बदलती है। ज्यादातर हम लोग पोथी ना हमारे धार्मिक पुस्तक को बोलते हैं, हमारे धर्म का जो बुक रहता है, कुरान है, गीता है, बाइबल है, उसको हम पोथी बोलते हैं, बरोबर। लेकिन यहाँ पर कवि ने अर्थ लिया है कि हमारे शरीर में जो आत्मा बसी हुई है उसके ऊपर ये शरीर रूपी जो जिंद लगा हुआ है उसकी बात की है। तो उस तरह से हम लोग उसको बदल लेते हैं, या तो ऊपर वाला उसको इस तरह से बदल देता है जैसे रात उतार चांदनी। रात घनी है लेकिन धीरे 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 अपनी चांदनी को वो उतार देती है और सुबह धूप की धोती पहने हुए चली आती है। समझ में आया? यानी अंधेरी रात जाने के बाद हमेशा एक नया उजाला, नई ज्योत आपके सामने है। समस्या है, सपने हैं जो टूट गए तो कोई हर्ज नहीं, दूसरा रास्ता एक नई धूप लेके आपका सामना कर रहा है, आपकी राह दिख रहा है और आपको उसका डट के सामना करना है। मैंने पहले भी कहा बच्चों, अभी भी कह रही हूं, कवि ने बहुत सारे उदाहरण ये कविता में दिए हैं, सिर्फ एक बात बताने को कि अपने मन में बसी हुई निराशा को टूटने मत दो। अगर टूट भी गई तो जो हौसला है उसको कभी खोना नहीं। जो अगर निराशा कुछ समय के लिए आ गई है तो उसको हटा के आशा रूपी किरण को अपने जीवन में अपना लो और अपने हौसले को मजबूत करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। देखो कवि ने वापस कहा है, वस्त्र बदल कर आने वालों, यानी हम नहीं बोला है, आत्मा को ही बोला है। आप लोग एक वस्त्र छोड़ के दूसरे वस्त्र बदल के अलग अलग जन्म लेते आते रहते हो, और चाल बदल कर जाते हो। चाल यानी जो हमारी चाल क्या होनी चाहिए कि ठीक है ना, जीवन है, कुछ लेके नहीं आए थे, कुछ लेके नहीं जाना है, तो हमारा जो हौसला है वो हौसला लेके आगे बढ़ना है। तो वो क्या बोलते हैं, निराशा रूपी कारण जो है हमारे सामने वो अलग रूप ले लेता है। निराशा अगर मन में भर गई तो हमारी चाल डगमगा जाती है, हम कमजोर हो जाते हैं और हमारी चाल बदल जाती है। तो ऐसा मत होने दो। क्यों? क्योंकि बचपन में आप देखा होगा, देखो सामने भी पिक्चर में आप देख रहे हो, बच्चे कितने खिलौनों से खेल रहा है, उसका चहीता खिलौना भी अगर खो गया या टूट गया तो क्या वो अपना खेलना छोड़ देता है? नहीं खेल छोड़ता ना, वो दूसरे खिलौने में मन लगा लेता है कि नहीं? तो उससे उसका बचपन नहीं रूठता, वो अपना बचपन ऐसे ही हंसते खेलते गुजारता है। तो क्या बोलता है, चंद खिलौने के, कुछ खिलौने, कुछ सपने अगर आपके भी टूट गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपना हौसला कभी टूटने मत देना। कितनी बार गगरिया फूटी, सिकन्न पर आई पनघट पर। आप पनघट किसे कहते हैं? जहाँ गांव के लोग पानी भरने जाते हैं, आपको पिक्चर में सामने दिखता है बच्चों, पनघट दिखता है ना, तो पनघट पे हम लोग पानी भरने जाते हैं। बच्चों यहाँ पे जो औरतें हैं, आजकल की औरतें हैं, तो वो क्या करती है, हांडा लेके जाती है, पीतल का लेके जाती है, गगरिया स्टील की लेके जाती है, जो ज्यादातर टूटने का सवाल नहीं होता है। लेकिन पहले क्या होता था, मिट्टी की गगरिया लेके जाती थी, और मिट्टी में पानी बहुत ठंडा होता है, तभी फ्रीज की इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था, शोध नहीं हुई थी, फ्रीज इतने नहीं आए थे, तो लोग अपना पीने का पानी मिट्टी के गगर में भरते थे और ठंडा करते थे। तो बोलते हैं पानी भरने जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि मिट्टी की गगरी है फूट जाती है, कभी फिसल जाती है, कभी पानी में बह जाती है, तो क्या पनघट उसका शौक मनाता है? अरे मेरे घर मेरी मेरी रौनक चली गई, अभी मिट्टी की ये गगरी टूट गई तो कल से वो लोग आएंगे नहीं, ऐसा वो पनघट शौक मनाता है? नहीं मनाता। उसकी जो रौनक है, आना जाना लगा ही रहता है, उसके ऊपर सिकन्नत आती है, सिकन आना, सिकन यानी चिंता, एक जरा से भी चिंता पनघट के ऊपर आती नहीं है कि भाई आज मैंने इसकी गगरी तोड़ दी तो कल से ये पनघट पे वो लोग पानी भरने नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी चिंता जरा पर उसको चिंता नहीं होती है। कितनी भी गगरिया टूटने दो, यानी सपने कितनी बार टूटने दो, पनघट अगर शौक नहीं मनाता तो हमें भी शौक नहीं मनाना चाहिए। हर छोटी छोटी उदाहरणों से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है, बस यही हमें कायमी दृढ़ निश्चय रखना है। कितनी बार कश्तियां डूबी, देखो मछुआरे कश्तियां लेके मच्छी पकड़ने जाते, वो उसकी रोजी रोटी है, वो अगर वो पकड़ने नहीं जाएगा तो रोजी रोटी कहाँ से कमाएगा, खाएगा पिएगा क्या? कई बार ऐसा होता है कि तूफान आए या कोई कारण से कितने लोगों की कश्ती डूब जाती है, लोग डूब भी जाते हैं और मिलती भी नहीं, लाश भी नहीं मिलती, ऐसा भी कभी होता है। तो क्या ऐसे वाक्यों से, ऐसे किस्सों से दूसरे लोग कश्तियां लेके जाना बंद कर देते हैं? नहीं करते। अगर तूफान रहा तो कुछ दिन बंद कर देते, जैसे ही दरिया शांत हुआ वापस अपनी रोजी रोटी के लिए वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो चहल पहल वो ही है तट पे, वहां पे आना जाना लगा ही है, यानी कुछ नहीं बदला है। तो आप लोग भी कुछ सपनों के टूट जाने से जरा भी अपने आप को कमजोर मत समझो, आप लोग अपने आप को जीवन समाप्त हो गया है ऐसा मत समझना। आज की बात नहीं कर रही, आज आपके सामने सपने भी है और सपने साकार होने का रास्ता भी है, लेकिन जिंदगी आगे बहुत है बच्चों। लेकिन कभी भी कोई भी परिस्थिति ऐसी आए जब भी आपको ऐसा लगे तो ये कविता और मुझे, हम दोनों को याद करना कि नहीं, हमारी टीचर ने बोला था कि जिंदगी की परेशानी समस्याओं से हमें कभी भी डरना नहीं है, नया रास्ता जरूर हमारी राह देख रहा है, सिर्फ हमें ढूंढने का है।
हमें ढूंढना चाहिए, बस उतनी कोशिश करनी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कम की उम्र बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है, उपवन नहीं मरा करता है। तम, तम यानी अंधकार, अंधेरा। अंधेरा की उम्र यानी आप लोग अगर मन में ठान लिए कि नहीं बस कुछ है ही नहीं, बस सब मेरा जिंदगी यहाँ समाप्त हो गया है, तो हमारे सामने अंधेरा और बढ़ता जाता है, निराशा बढ़ती जाती है। तो जो लोग निराशा को पकड़ के बढ़ने देते हैं उनको बोलते हैं कवि कि लौ की आयु घटाने वालों। लौ यानी हम जो दिया जलाते हैं उसमें जो ज्योत आती है ना, फ्लेम जिसे बोलते हैं हम लोग, वो फ्लेम की आयु घटा देते हैं। वैसे लोग जो दिमाग में भर देते हैं कि नहीं बस मेरी जिंदगी इधर खत्म हो गई, वो समझने को सुनने को ही तैयार नहीं होते कि नहीं भाई आगे रास्ता है, आगे बढ़ो। बच्चों मैं आपको एक उदाहरण दूं, और मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा था क्या आप लोगों ने? मुंडी हिला के बताओ, देखा था ना? तो उसमें भी जो हीरो था वो बताता है, एक एक जो बच्चा, जवान बच्चा सुसाइड करने चला था, और वो क्यों सुसाइड करने चला था? क्योंकि उसकी प्यार में, प्रेम में असफलता मिली थी। तो उसे वो समझाता है कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है, कायम ही नहीं है, एक गई तो दूसरी आएगी, दूसरी कोई प्यार करने वाली आएगी, लेकिन रास्ता हमारा समाप्त नहीं होता है, उसके लिए हमें जीवन समाप्त नहीं करना चाहिए। बहुत सारे पिक्चर्स, सीरियल्स में भी ऐसे ऐसे वाक्य और किस्से और ऐसी बातें बताते हैं जो हकीकत में काम की होती है। बस हमें देखने का नजरिया होना चाहिए, पिक्चर को पिक्चर की तरह देखो, एंटरटेन हो, लेकिन उसमें जो हमारे काम की चीजें उसको जरूर याद रखना है और हमें अपनाना भी है। कभी भी कोई भी मुश्किलों से हमें डरना नहीं है। और कवि ने यही बात और एक नए उदाहरण से कही है कि लाख करे पतझर, यानी बहुत कोशिश करता है, पतझर की ऋतु आती है तो वो कोशिश करती है, देखो पेड़ पौधों पे एक पत्ता नहीं छोड़ती। ऐसे सूने पेड़ों को देख के हमें क्या लगता है? हमें ऐसा लगता है कि बस ये वीरान हो गया, यानी अभी जंगल तो खत्म हो गया। लेकिन नहीं बच्चों, वो ही ऊपर वाला एक नया रास्ता भेजता है, और क्या होता है? वापस वसंत ऋतु आती है और हर पेड़ पौधों पे नए पत्ते, नया जीवन, नया फूल खिलता है, और वो वापस हरे भरे हो जाते। और इसी बात का उदाहरण देके वापस उन्होंने ये बताया है कि छोटी छोटी समस्या और किस्सों से आप निराशा को अपने पास आने मत देना। अपने मन में आशा रूपी किरण का, आपका जो हौसला है उसको हमेशा बढ़ा के रखना, कायम ही रखना। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की। यानी माली जब भी फूल उगाता है बाद में ना उसे तोड़ने, पिक करने आता है, तोड़ भी लेता है, सारे फूल तोड़ के वो या तो बेच देता है या मंदिर में दे देता है, तो वो तोड़ जाता है। लेकिन आप लोग ने एक बात महसूस की है, बात नहीं की है तो आगे से करना बच्चों। कभी भी जहां पर ज्यादातर फूल खिले हैं वहां ऐसे गार्डन में, ऐसे बगीचे में जाना, फूल अगर माली तोड़ भी लेता है ना तो भी वहां से सुगंध नहीं जाती फूलों की, जाती है? कभी किसी ने महसूस की है? पूरे वातावरण में फूलों की सुगंध हमेशा कायम रहती है। देखा, लूटी न लेकिन गंध फूल की, वो फूल की जो गंध है, सुगंध है, वो वातावरण में चारों ओर फैली है, वो वहां से वो लेके जा सकता नहीं है। तो तूफान तक नहीं छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। देखो धूल है ना, मिट्टी, जब तूफान आता है ना वो अपने साथ उसे लेके जाता है, इतनी दूर तक उड़ा के लेके जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि धूल चली जाती है। तूफान के जाने के बाद खिड़की, उसने, धूल ने अपनी खिड़की बंद ही नहीं की है, वापस आ जाती है। आती है कि नहीं? आती है ना धूल? बच्चों मैं आपको पूछ रही हूँ, जरा मुंडी तो हिलाओ, वेरी गुड। तो वापस धूल वहां आ जाती है, तूफान उसे कहीं दूर तक खींच के लेके जाता है, लेकिन उसने अपना हौसला नहीं तोड़ा, वो वापस आ जाती है। तो बच्चों वापस ये उदाहरण से भी उन्होंने यही बताया है कि अपने सपने को टूटते हुए देख के निराशा को मत अपनाओ, आशा रखो। लास्ट स्टेंजा बहुत ही समझने वाला है बच्चों।
समझना जरा। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। देखो बच्चों, जिन लोगों ने नफरत अपने गले लगा ली है, यानी उन्हें बस गुस्सा आता है, नफरत करना आता है, और वो सब पे धूल उड़ाता है। धूल उड़ाता है यानी हकीकत में ये मुट्ठी लिया धूल और सबको उड़ा दिया, ऐसा नहीं। यानी सबका वो गलती ही देखता रहता है, इसने ये किया, वो कर रहा है, वो वैसा है, वो तो बहुत बेकार है, वो खुद तो बोलता रहता है, दूसरों को भी बोलता रहता है। तो ऐसे इंसानों को क्या बोलते हैं कि आप अपने मुखड़ों की नाराजगी कितनी भी व्यर्थ करो, कितनी जताओ, दूसरों को बोलो, सबको बताओ, लेकिन जब दर्पण के सामने, आईने के सामने आप खड़े रहोगे तो आईना आपको हकीकत ही दिखाएगा। हकीकत क्या है? उससे आपका मुखड़ा बिगड़ता है, आपके दिमाग की सोच बिगड़ती है, आपकी जबान बिगड़ती है, सामने वाले को कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो आप क्लास में भी टीचर को बच्चे लोग बोलते रहते, टीचर टीचर देखो ना, उसने ना मुझे चिढ़ाया, वो मुझे चिढ़ाता है, वो बार बार मुझे ऐसा बोलता है। आप लोग बोलते रहते हो ना, फरियाद करते रहते हो ना। तो बच्चों एक बात ध्यान में रखना, जो गलत करते हैं, गलत बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, चिढ़ाते हैं, ऐसे लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं देने का। क्योंकि अगर आप लोग अपनाओगे नहीं उसकी बात, तो आपके दिल में नहीं आएगी, आपके दिमाग में नहीं आएगी, तो वो बात उसी के पास रहेगी, उसी के पास उसकी बात रहेगी। नफरत बोलो या गंदा बोलना बोलो या चिढ़ाना बोलो, कोई मतलब ही नहीं निकलता, फिर वो ही खराब ठहरेगा। बाकी के सब लोग बोलेंगे अरे ये तो बुरा है, हमेशा बुरा ही बोलता रहता है। एक दिन ऐसा आएगा सब लोग उसकी क्या है उसमें वो जान जाएंगे, उसकी फितरत क्या है वो पहचान जाएंगे, फिर अलग हो जाएंगे। नहीं भाई, हमें ऐसे बुरे लड़कों से दोस्ती नहीं करनी है, तो अपने आप वो दूर हो जाएगा। तो यानी आईना हमेशा सच दिखाता है, वो कभी भी झूठ नहीं दिखाता। तो ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में आने ही मत दो, रास्ता ही बंद कर दो। ऐसी बातों को दिल में लिया मत करो, सुना मत करो। आई बात समझ में बच्चों? पूरी पोयम मैंने आपको पढ़ाई दी है, इसमें ज्यादातर नहीं है शब्दार्थ, फिर भी जितनी शब्दार्थ है मैंने आपको बता दिए हैं, और बाकी के शब्दार्थ आप लोगों को अपनी पुस्तक के नीचे दिया हुआ है, उसमें से देख लेना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये शब्द के अर्थ को स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी बुक में भी है, वही है, मैंने दूसरा नहीं दिया है। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना या तो आप बुक्स में से पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, तो आज की पूरी पोयम का अर्थ यही निकलता है कि हमें छोटी बड़ी परेशानियों से, कितनी भी बड़ी परेशानी हो तो भी बच्चों, और एक रास्ता है बड़ी परेशानी को हल करने का। कभी भी आप लोगों को ऐसा लगे ना कि मेरे मन में बहुत ही गलत गलत विचार आ रहे हैं या मुझे इससे बहुत दुख हो रहा है, मैंने कल भी बताया था, कल का जो जहां जा वहां रहा उसमें भी बताया था, आज भी बता रही हूँ कि आप अपने दोस्त को या अपने माँ बाप को या अपने टीचर को वो बात बताओ। हमेशा जो हम लोग निराशावादी हो जाते हैं ना कुछ समय के लिए, तो हमें नई सोच नहीं आती है। तो शायद दूसरों को हमारी मुश्किल तकलीफ बोलने से वो हमें नया रास्ता दिखा दे, वो हमें कुछ बता दे, और हमें नई सोच पे देखने का, अमल करने का एक नया नजरिया मिल जाए। तो हमेशा हमारे कोई एक को, ज्यादातर लोग माँ को ही अपना क्लोज मानते हैं, और मैं तो मानती हूँ माँ और टीचर ये दोनों ही एक बराबर है। फिर वो टीचर हो, सर हो, आपके बराबर गुरु ऐसी चीज है, गुरु ऐसे लोग हैं जो आपको कभी पीछे नहीं होने देंगे। उसके पास कितने भी बच्चे आए, 100 भी बच्चा है, तो ऐसा नहीं है कि एक को जवाब देगा दूसरे को नहीं देगा। तो गुरु के पास जाओ या माँ के पास जाओ, लेकिन अपनी समस्या का निराकरण करो, या तो अश्रु बहा के बोल के उस निराशा को हल्की कर दो, ताकि नया रास्ता देखने की आपको एक नजरिया मिल सके। ठीक है, चलो प्रश्न की ओर जाऊंगी। अब तक जो भी सिखाया उसमें से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछूंगी बच्चों, 2 या 3 प्रश्न पूछूंगी जिसका आपको जवाब देना है। देखो बच्चों,
मेरा प्रश्न, आप लोग म्यूट कर सकते हो अपना, आप लोग अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो। बच्चों, ये कविता में कवि ने जो भी कहा है, यानी उन्हें उनका कविता के द्वारा आपको समझाने का उद्देश्य क्या है, हेतु क्या है, आशय क्या है? विकास, विकास, विकास अनम्यूट कर दिया वापस, अरे म्यूट कर दिया। मैंने इतनी पूरी पोयम पढ़ाई, उसमें एक ही कारण बताया कि क्या कहना चाहते हैं। अपने शब्दों में बताओ बच्चों, अपने शब्दों में बताओ। बच्चों मुझे समझ नहीं आ रहा है, कोई एक बोलो। हाँ बोलो। एक बार आप क्वेश्चन रिपीट करो ना। मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि कवि ने यानी गोपाल दास जी ने ये कविता में क्या समझाने के लिए, कौन सा उनका ये कविता का आशय था, उद्देश्य था, कौन सा ऐसा उद्देश्य था जिस जो समझाने के लिए इतनी बड़ी पोयम लिखी। ये कविता जीवन नहीं मरा करता, वो तो उसका टाइटल है बच्चों, लेकिन थोड़ा अपने शब्दों में समझाएंगे आप लोग? यस मिस। बोलो। मिस जैसे कि अगर हम कोई सपना देख ले, समझो अगर हम एमबीबीएस नहीं कर पाए तो फिर हमें हमें अच्छा नहीं लगता, हम रोने लगते हैं, हमें गलत रास्ता दिख जाता, हमें गलत रास्ता दिख जाता है। इसलिए मतलब हमें निराशा नहीं रखनी चाहिए, आशा ही रखनी चाहिए। हमें कहीं और कोई सपना कहीं और देख लेंगे, पूरा हो जाएगा तो। वेरी गुड। निराशा हमें कभी भी अपने पास आने नहीं देनी चाहिए। आशा रूपी किरण को हमें हमेशा जलाए रखना है, हमारे हौसले को हमेशा बनाए रखना है। यही बात उन्होंने कही है। हो जाएगा, या तो वही सपने पूरे करने के लिए और एक नई राह मिल जाएगी कि भाई चलो हम लोग जिस रास्ते से जाते थे वो रास्ता नहीं है, तो दूसरी रास्ते से भी वही सपना हम पूरा कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा। मुझे नहीं समझा कि किसने जवाब दिया, लेकिन उसके लिए सब लोग क्लैप करो। सिर्फ अजय गुप्ता। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो दूसरा, आप लोगों को ये पूछना है कि सबसे ज्यादा आप लोगों को ये पूरी कविता में कौन सा स्टेंजा या तो पंक्तियां सबसे ज्यादा अच्छी लगी? मैं बताऊं? हाँ बताओ बेटा। मुझे ना ये दर्पण वाला अच्छा लगा। अगर हम नफरत को गले लगा लेते तो हम कुछ भी उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। अगर हम शीशे में अपना मुंह देखते हैं तो शीशा हमें सच दिखाता है, कभी झूठ नहीं दिखाता है। वेरी गुड। और वही चीज को आप इस तरह से अपनाना, क्लास में कोई भी चिढ़ाए ना तो घड़ी घड़ी टीचर को फरियाद नहीं करने का, या मम्मी को भी नहीं करेगा, ये मुझे चिढ़ाता है, ये मुझे बुरा बोलता है, ये मुझे ऐसा करता है, छोड़ ही देने का, उसको सुनने का ही नहीं। आगे से ऐसा एटीट्यूड अपनाओ, देखो आपका रास्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। आप एक जीवन जीने का नया राह देखोगे। ठीक है, चलो बच्चों, तो मैं और ज्यादा प्रश्न नहीं पूछती क्योंकि हमारे समय खत्म होने जा रहा है। मैं आपको और प्रश्न होमवर्क के रूप में दे देती हूँ। लो स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपके बुक्स के नीचे है वही मैंने दिया है, नया कुछ नहीं दिया है। हो गया, आगे बढ़ू? रुको मिस, रुको 2 मिनट मिस। बच्चों आपकी बुक में यही दिया है, सिर्फ टिक कर लो। यस मिस। देखो बच्चों, ये आपकी बुक में पहले ही दिया है। ये क्या पोयम के नीचे दिया मिस। हाँ, वो ये एक्टिविटी है बच्चों, ये एक्टिविटी आपको दे रही हूँ मैं आज, कि आपको वनस्पति के बारे में, पशु पक्षी के बारे में और मानव यानी हम इंसान लोग, इंसान के बारे में 3 सेंटेंस ऐसे लिखने हैं कि समझ नहीं आए
समझो सूरज है ही नहीं दुनिया में, तो उनके ऊपर उसका क्या असर होगा। 3-3 सेंटेंस लिखना, और जिन्हें बहुत कोशिश के बाद भी अगर 3 सेंटेंस नहीं मिल रहे तो एटलीस्ट 1 तो लिख सकते हो तुम लोग, बराबर। तो यस सेंटेंस तो सब Yes, miss. ही है, ये एक्टिविटी है, उसके लिए आप सोचोगे तो बहुत और आगे बढ़ोगे। ठीक है बच्चों, यस मिस। Yes. चलो तो मैं आपको आज का लेसन खत्म होता बोलती हूँ, खत्म हुआ है। और कुछ समस्याएं हैं आपको या तकलीफ है, कुछ नहीं समझता है, कुछ मुझे पूछना है, तो उसके लिए थोड़ा समय देती हूँ, 1-2 मिनट आप मुझे पूछ सकते हो। क्या हो गया सर? बोलो बेटा। मिस हम होमवर्क किस पे सेंड करेंगे? आप लोग अपनी नोटबुक में लिखो, आपकी टीचर है ना, जब स्कूल खुलेगी तभी देख लेगी। ओके क्लास लेती होगी ना आपकी टीचर, Yes, miss. हाँ तो उसमें दिखा देना। कोई में लिखने का? Yes, miss. Yes, miss. वेरी गुड। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। आगे मौका मिला तो हम लोग वापस मिलेंगे, ठीक Yes, है। miss. तब तक के लिए Bye.